Welcome to all the aspirants on my YouTube channel, साहिबजादा शहरियार शाहीन जी के टीचर। आप जानते हैं कि कल हमने पहला जो YouTube पे अपना लेक्चर जो है वहां पे अपलोड किया था और उसमें हमारा टॉपिक जो है उस लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन के दो लॉज हमने पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका था तो दैट्स वाई कि हमने सोचा कि हम पार्ट सेकंड में इस जो है थर्ड लॉ को पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो है 2-3 एग्जांपल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बेसिस पे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो जो है खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए हम बनाते हैं जो आने वाले जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो उनके लिए है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को शेयर करना है, जितना हो सके आपने हमारे सपोर्ट करना है ताकि हम जो है हमारा एक बहुत बड़ा फैमिली बने, ताकि जो है पढ़ाने में भी हमें मजा आए। इसलिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप तो बहुत पहले से सुनते आए होंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पे दो वर्ड आए, एक आया एक्शन, एक आ गया रिएक्शन। इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में वही हमने समझना है। क्या बताता है, ये बताता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Action is equal to reaction. First of all, we need to understand the meaning of these two words, action and reaction. देखो, जब भी आप किसी चीज पे, न्यूटन कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्सेस जो है वो हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। पेयर मतलब दो चीजों का एक जोड़ा बनता है, वो हमेशा पेयरिंग में काम करते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन एक्चुअली में यहाँ पे फोर्स की पेयर्स हैं, यानी ये दो फोर्सेस हैं। एक्शन एक फोर्स है और रिएक्शन एक अपोजिट फोर्स है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि ये एक चीज है और जिसका जो हमारे पास मान लेंगे ये ऑब्जेक्ट ए है और मान लेंगे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है। जब ये ऑब्जेक्ट इधर से जाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, मान के चलेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट का फोर्स है हम लिखेंगे एफ ए बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी, यानी इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट ए जो है फोर्स लगाएगा बी पे, तो वो किसके बराबर होता है, माइनस एफ बी ए, यानी फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए। बस ये जो है हमारे पास ये चीज जब आपको पता है, समझो आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ आ गई। ये क्या बताता है, फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए। तो यानी ये कहता है कि जब एक चीज जो है, मान के चलेंगे आप दीवार पे एक बॉल फेंकते हैं, तो बॉल जो है कुछ फोर्स लगाता है उस दीवार पे, उतना ही अमाउंट में दीवार भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है, क्योंकि बॉल इधर से गया था, अब जो है दीवार पे बजा तो अब अपोजिट डायरेक्शन में उधर से आएगा। तो यहां से जो बॉल ने जो दीवार पे फोर्स लगाई वो क्या था, वो था एक्शन। और फिर दीवार ने जो बॉल पे फोर्स लगाई जिसकी वजह से बॉल बाउंस बैक हुआ, वो क्या था, रिएक्शन था। इसलिए आपको समझ आ गई कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। एक्चुअल में एक्शन जो होता है ये एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट ए जो है बी पे लगाएगा, और रिएक्शन क्या है, वही ऑब्जेक्ट बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में ए पे जो फोर्स लगाएगा वो हमारे पास रिएक्शन है। तो इसीलिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो अब आप बताओगे कि सर ये तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी है, मान के चलेंगे एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है, यानी ऑब्जेक्ट ए ने जितना बी पे फोर्स लगाया था, बी ने ए के ऊपर उतना ही फोर्स लगाया, तो बन गया यानी एक्शन। जो इधर से फोर्स लगी थी तो उतनी अमाउंट में वहां से भी लगी, तो बन गया रिएक्शन। लेकिन यहां पे भाई साहब ये जो माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, यहां पे माइनस साइन का मतलब ये है कि ये कौन सी फोर्स है, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, वो हमारे पास रिएक्शन है। इसलिए जो अपोजिट डायरेक्शन में वहां से जो फोर्स लग रही है
उसको इंडिकेट करने के लिए जो है हम माइनस का साइन लगाते हैं। इसका मतलब अगर देखो यहां पे बॉडी ए जो है बॉडी बी पे मान के चलेंगे 20 न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो उधर से भी जो बॉडी बी जो है वो 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, तो हम लिखेंगे उसको -20 N। लेकिन हम जानते हैं 20 और -20 तो बराबर तो नहीं होते हैं, 20 तो बहुत है, -20 तो 0 से भी पीछे जाता है। लेकिन यहां पे इसका मतलब नहीं है ये -20, इसका मतलब है ये जो माइनस वाली फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स है। ये जो माइनस हम लिखते हैं किसको इंडिकेट कर रहा है? जब आप ये लिखोगे 20 न्यूटन इज इक्वल टू -20 न्यूटन, इट डज नॉट मीन कि इसकी वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है -20, नहीं, इसकी वैल्यू भी 20 है न्यूटन है, इसकी वैल्यू भी 20 न्यूटन है। माइनस साइन यहां पे इंडिकेट करता है अपोजिट फोर्स को, इसको रिएक्शन को। इसलिए जब हम रिएक्शन वाली फोर्स लिखते हैं अपोजिट फोर्स, जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मान के चलेंगे कि जो हमने एक बाल मारा दीवार पर, मान के चलते हैं सपोज हम मानते हैं कि 20 न्यूटन का फोर्स लगता है, लेट अस सपोज दैट 20 न्यूटन का फोर्स लगाया बाल ने दीवार पे, और दीवार भी बाल पे जो है उतना ही फोर्स लगाती है। लेकिन अब जो बाल इधर से गया, अब बाल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, गोया कि इधर से गया एक्शन और उधर से जो आएगा वो रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स है ना, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स को इंडिकेट करने के लिए हम जो है माइनस का साइन लिखते हैं, माइनस का साइन जो है हम लिखते हैं। इट मींस दैट यही कहता है कि देखो हमने क्या पढ़ा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, इक्वल का मतलब है कि इक्वल की साइन लगे, एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब है ये माइनस का साइन लग गया, अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया कि एक्शन वो फोर्स है जो बॉडी ए बी पे लगा रहा है, और रिएक्शन वो फोर्स है जो बॉडी बी जो है बॉडी ए पे लगा रहा है। जबकि यहां पे हम लिखते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू -FBA। अब आपको समझ आ गई माइनस यहां पे क्या है? माइनस का मतलब है कि वहां से जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? हम माइनस की साइन लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की समझ आ गई। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर दो फेमस एग्जांपल्स हैं जो हमें इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पेपर्स में पूछे भी गए हैं, यानी इसकी डेली लाइफ जो एप्लीकेंसेस क्या है, कहां पे एप्लीकेबल है डेली लाइफ में, तो हम उन एग्जांपल को अभी पढ़ते हैं। तो अब जो है हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा कि ये कहां पे हमारे मतलब डेली लाइफ में प्रैक्टिकली जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। देखो स्विमिंग जो हम करते हैं वहां पे भी किस न्यूटन के किस लॉ का, ये देखो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब आप एक स्विमर जो है जब वो स्विमिंग करता है तो हमारे पास जो ये स्विमिंग है, तो स्विमिंग में क्या है, हमारे पास जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का वहां पे जो है यूज होता है। अगर आपको कहा जाएगा कि एक स्विमर स्विम करता है तो वहां पे किस लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है, वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। वो क्या होता है? देखो यहां पे देखो, जब एक स्विमर जो है, आपने देखा होगा कि जब आप स्विमर जब वो पानी में गोता लगाता है, जैसे वो पानी में डुबकी लगाता है तो उसके जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, वो उनको जो है वो हिलाता है। अब जब वो लेग्स यानी अपने पैरों को, अपने जो टांगे हैं उनको, लेग्स को जब हिलाता है, उनकी वजह से क्या होता है, वो जो पानी होता है वो पीछे की तरफ जाता है, राइट। जब वो मतलब जब गोता लगाता है तो वो अपने लेग्स को, अपने पांव को वगैरह क्या करता है, वो पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड में लेता है, राइट। जब बैकवर्ड में लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी डिस्प्लेस होता है, यानी पानी पीछे की तरफ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है जो गोताखोर जो है, जो स्विमर है, वो अपनी टांगों के जरिए से जो फोर्स लगा रहा है पानी के ऊपर, वो क्या है, एक्शन है। वही पानी पीछे जाकर फिर आगे आ रहा है तो उसको स्विम करने में आगे ले जा रहा है। तो जो पानी पहले पीछे गया, उस पानी पे फोर्स किसने लगाया, स्विमर ने लगाया। तो वो क्या था, वो एक्शन था, और उसी फोर्स के साथ वो पानी पीछे
जब जाता है डिस्प्लेस होके फिर आगे बैकवर्ड ये फॉरवर्ड आता है और स्विमर को जो आगे की तरफ फोर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन में समझो उसको फोर्स लगाता है और स्विमर इस तरह से आगे जाता है। तो यहां पे जब स्विमर ने फोर्स लगाया था, स्विमर ने जब फोर्स लगाया पानी के ऊपर, कैसे फोर्स लगाया? विद द हेल्प ऑफ हिज लेग्स, विद द हेल्प ऑफ हिज फुट। तो फुट के जरिए जो है उसने जो है पानी पे जब फोर्स लगाया तो पानी क्या हुआ? डिस्प्लेस। अब जो पानी पे फोर्स लगाया वो फोर्स कौन सा होगा? वो एक्शन होगा। अब पानी जब पीछे डिस्प्लेस होता है फिर पीछे से वो पानी क्या आता है? आगे आता है। अब वो पानी किस पे फोर्स लगाएगा? स्विमर पे। वह कि पानी पहले पीछे गया तो वो फोर्स कौन सी थी? एक्शन थी। अब अपोजिट डायरेक्शन में वही एक्शन आएगा तो क्या बन जाएगा? रिएक्शन। तो अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो फिर उस स्विमर के ऊपर उतना ही फोर्स पानी लगाएगा। दैट इज वाई कि स्विमर आगे जो है वो स्विम करता है। तो यहां पे स्विमिंग में इस तरह से एक्शन और रिएक्शन का यूज होता है। तो हम कह सकते हैं व्हेन ए पर्सन स्विम्स, तो न्यूटन की किस लॉ का यहां पे यूज होता है? यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। दोबारा एक दफा मैं आपको बता दूंगा, जब स्विमर स्विम करता है तो वो अपने विद हेल्प ऑफ हिज लेग्स, अपने टांगों के जरिए, अपने जो है फुट के जरिए यानी पैरों के जरिए जो है वो पानी पे पीछे की तरफ पानी को पुश करता है बैकवर्ड। जब पानी पे वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है वो क्या है? एक्शन। अब वही पानी जो उधर से अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएगा, स्विमर पे फोर्स लगाएगा, वो हो गया रिएक्शन। उतनी फोर्स लगाएगा ना उस पे स्विमर पे, तो वो स्विमर क्या करेगा? वो आगे जो है पानी में जो है स्विम करने में उसको क्या करेगा? मदद करेगा। वही जो वहां से रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन क्या है? क्योंकि पहले उसने यहां से फोर्स लगाई पानी पे तो वो एक्शन था। पानी अब उधर से आके उस पे फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा? रिएक्शन था। और वही जो है फिर उसको जो है पानी जब पीछे से उस पे फोर्स लगाएगा तो वो आगे जाएगा, यानी इस तरह से उसको तैरने में मदद करता है। इसलिए हमें पता चला कि स्विम करने में जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। नाउ अब सेकंड एग्जांपल। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज हमारे डेली लाइफ में होता है वो कहां पे होता है? रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब देखो रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या है? देखो आप जानते हैं कि जब हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, चाहे वो पुलिस में होते हैं, फौज में होते हैं, तो सबसे पहले उनको वहां पे सिखाया जाता है कि बंदूक कैसे चलाया जाता है। वो यही रीजन है क्योंकि यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज होता है कि अगर उनको डायरेक्टली जो है बंदूक दी जाए, अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाए तो वैसे वो फायर नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। देखो यहां पे रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या है? जब क्या होता है, एक जो सोल्जर होता है या जिसके हाथ में बंदूक होती है और जब वो अपने जो है बुलेट फायर करेगा अपने गन से, तो क्या होता है? जब वो फायर करता है, क्या करता है? अपने जो गन से बुलेट को फायर करेगा यानी निशाने पे लगाएगा, तो क्या करता है? वो जब बुलेट चलाता है, जो जब गोली चलाता है, तो उसका जो गन होता है वो बुलेट पे फोर्स लगाता है। बुलेट पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। यानी वो है कि फोर्स इधर से उधर की तरफ जा रही है, यानी गन जो है बुलेट पे फोर्स लगा रहा है। गन ने किस पे फोर्स लगाया? बुलेट पे। अब वो कौन सी फोर्स होगी? वो एक्शन होगी, क्योंकि इधर से गई ना, एक्शन। ठीक है ना? अब जो है जितनी फोर्स जो है गन ने बुलेट पे लगाई, तो बुलेट भी उतना ही फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक इस बुलेट की वजह से उतना ही फोर्स जो है वो गन पे भी लगता है। ठीक है ना? तो अब जो है बुलेट, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई, बुलेट आगे की तरफ गई, ठीक है ना? लेकिन बुलेट का फोर्स यहां पे लग गया, बुलेट तो आगे गई लेकिन बुलेट का जो फोर्स लग रहा है वो गन पे तो पीछे की तरफ लग रहा है। तो वो जो आगे की तरफ गन का जो फोर्स लगा बुलेट पे वो क्या था? एक्शन। और जो बुलेट का जो फोर्स एक्सर्ट होता है गन पे वो क्या होगा? रिएक्शन। इसीलिए यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल जो है रिकॉइलिंग ऑफ गन में यही है कि जब एक सोल्जर जो है वो गन जो बुलेट को फायर करता है तो उसका जो गन होता है वो बुलेट पे जो है एक फोर्स लगाता है। उतना ही अमाउंट में जो बुलेट जो है वो गन, बुलेट की वजह से गन पे फोर्स एक्सर्ट होता है। इसलिए जब वो भी जैसे उतना ही पीछे वो फेंकने आता है। इसलिए दैट इज वाई कि जब उनको सोल्जर्स को जो नए रिक्रूट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उनको ट्रेनिंग के बगैर जो है भेजा जाए तो ट्रेनिंग के बगैर भेजा जाए तो वो क्या करेंगे? जैसे ही वो यहां से फायर करेगा तो जब फायर, क्योंकि जितनी एनर्जी से बुलेट उसकी गई, बुलेट भी उतना ही फोर्स गन पे लगा है, वो सोच रहा है
वो पीछे फेंकने आएगा, ना उसका निशाना बच सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, और वो सोचेगा शायद मुझे ही गोली बाज गई, उतना फोर्स में वो पीछे दोबारा आती है। इसीलिए बुलेट जो है सिपाहियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको पहले ही माइंड में प्रिपेयर कराया जाए कि यहाँ पे पीछे की तरफ भी झटका लगता है, इसलिए वो बैलेंस बना के रखता है, उस फोर्स को मेंटेन रखता है ताकि वो ज्यादा पीछे फेंकने नहीं आए। अगर वो पीछे फेंकने आता है तो उसका निशाना भी नहीं बजेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें यह पता चला रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब यही है कि जो आपका गन जो है वो रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब है कि गन पे जो है पीछे की तरफ जो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से जो सिपाही है वो पीछे उसको झटका लगता है। इसीलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके, पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर सके कि यहाँ पे होता क्या है, उस हिसाब से अपने आप को क्या रखते हैं, तैयार रखते हैं, अपने आप को बैलेंस में रखते हैं ताकि वो अपने जगह से नहीं हिले। अगर उनको ट्रेनिंग के बगैर वो तो उसको उतना झटका लगेगा, वो पहले डर जाएगा, बंदूक वहीं से फेंक देगा। इसलिए यहां पे क्या होता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन में यही है कि जो हमारे पास बंदूक होता है, बंदूक से जब हम गोली लगाते हैं तो वो गन क्या करता है, बुलेट पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो बुलेट है वो गन पे लगाती है। दैट इज वाई कि जो पीछे की तरफ जो है वो झटका लगता है। तो ये थी दूसरे एग्जांपल जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसलिए इस प्रोसेस में, गन चलाने के प्रोसेस में न्यूटन की कौन सी लॉ जो है वहां पे एप्लीकेबल होती है, वो होती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने पहले आपको डेफिनेशन समझाई और उसके बाद मैंने विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और ये पूछे भी गए हैं बड़ी बार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।